Welcome once again to a new platform एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है, जो कि हमारे बजट 2020 का जो बजट था उसमें ये प्रस्ताव था, तो उसको फाइनली मंजूरी मिली है। कौन सा प्रस्ताव था, किस तरीके की इसमें बेनिफिट होने वाले हैं, क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी कैबिनेट मीटिंग हुई थी जो कि हमारे माननीय पीएम जो मोदी जी हैं उनकी अध्यक्षता में पूरी हुई है, जिसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एक एजेंसी है उसको बनाने के बारे में, उस एजेंसी को बनाने के लिए, उस एजेंसी को कंप्लीट करने के लिए जो मंजूरी मिली है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो क्या है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्या है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है अब 2020 के बाद से जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो कि एसएससी, बैंक और रेलवेज द्वारा कराए जाते थे, इन बोर्ड्स के द्वारा कराए जाते थे, अब इन तीनों एग्जाम को मिला के एक एग्जाम हुआ करेगा। सो एसएससी, बैंक, रेलवेज इज इक्वल टू, अब हम मान लेंगे कि 1 एग्जाम, 3 एग्जाम इज इक्वल टू 1 एग्जाम। तो क्या है ये फॉर्मूला, क्या है ये एजेंसी और क्या है ये टेस्ट, आइए इसकी पूरी जानकारी बहुत ही आसान शब्दों में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनआरए क्या है, फिर सीईटी क्या है और उसके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। बहुत ही आराम से सारी चीजें समझेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। देखिए, द यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Narendra Modi has decided to set up a national recruitment agency. The proposed NRA will conduct a common pre-examination for various recruitments in the central government. तो क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी एक चीज है कि जो एक यूनियन, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक कैबिनेट जो बैठक हुई थी जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पूरी हुई थी, उसमें ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप करने का डिसाइड किया गया है। और ये जो प्रपोज्ड एनआरए है ये एक कॉमन प्री टेस्ट कराएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक समझने वाली बात यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि ये जो टेस्ट होगा वो केवल प्री होगा, यानी कि अभी जो टेस्ट होते हैं जैसे कि एसएससी और आईबीपीएस, प्री, मेंस, इंटरव्यू, कई सारे चरण होते हैं। तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये केवल प्री वाले, यानी कि जिसको हम फर्स्ट स्टेज बोल देते हैं या प्रीलिमिनरी बोल देते हैं, सिर्फ हमें उसके लिए बेनिफिट होगा इसमें। यानी ये जो टेस्ट होगा वो केवल प्री एग्जाम की तरह होगा। अगर स्टेज सेकंड या स्टेज थर्ड किसी एग्जाम में होता है या इंटरव्यू होता है या कोई मेडिकल, आगे और भी इस तरीके से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हैं, वो उनके अपने क्राइटेरिया जो बोर्ड कराता है वो उसी के, अभी भी उसी के अंडर में आएंगे, वही कराएगा। ये जो टेस्ट होगा वो केवल कॉमन प्री होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। यानी कि अब बैंक, एसएससी और ये जो रेलवेज के एजेंसीज थी, ये जो एग्जाम कराते थे, अब इन तीनों का एक प्री जो टेस्ट हुआ करेगा वो एनआरए कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और वो जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को क्या कहेंगे, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वो केवल प्री स्टेज के लिए होगा। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि एनआरए किस तरीके से, किस किस की पॉइंट्स के साथ, क्या क्या उसके क्राइटेरिया है एग्जाम कराने के, वो सब के बारे में हम की पॉइंट्स जानते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट है, इनिशियली इट विल ऑर्गेनाइज सीईटी टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप बी एंड सी नॉन टेक्निकल पोस्ट। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि नॉन टेक्निकल जो एसएससी और भी एग्जाम कराती है, जेई हुए, टेक्निकल भी कराती है, तो इसमें टेक्निकल नहीं आएंगे, सिर्फ जो बात हो रही है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट की हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है विच आर नाउ बीइंग कंडक्टेड बाय द एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। तो वही वाली बात हो गई, इन तीनों के बदले में अब जो कराएगा वो कौन कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है। ठीक है, टेस्ट होगा सीईटी।
लेटर ऑन मोर एग्जाम्स में बी ब्रॉट अंडर इट। बाद में देखिए अभी केवल 3 ही एजेंसीज के अंडर में आने की, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, इन तीनों को ही मैंडेटरी किया गया है, यानी कि इनके जो प्री एग्जाम होंगे अब वो यही बोर्ड कराएगा, यानी यही एजेंसी कराएगी। लेकिन अभी बाद में लेटर ऑन मोर एग्जाम में बी ब्रॉट अंडर इट, और भी एग्जाम जो होंगे वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, मतलब आएंगे। अभी लेकिन जो मंजूरी मिली है वो 3 को ही मिली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट इसका क्या है, द एजेंसी विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इनके, जो एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, उसके जो प्रतिनिधित्व करेंगे इस एजेंसी में होंगे, यानी कि आईबीपीएस जो बोर्ड होगा, आरआरबी जो है, एसएससी जो है, इनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस एजेंसी में होंगे, यानी कि उनके पास जो चार्ज होगा एजेंसी में वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 3 लेवल्स। देखिए ये जो टेस्ट होगा वो 3 लेवल पे होगा, ग्रेजुएट लेवल पे, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेट। देखिए जनरली जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं वो तो नॉर्मली ग्रेजुएशन लेवल पे ही होते हैं, लेकिन आरआरबीज और ये जो एसएससी है, एसएससी देखिए 10+2 भी कराती है, मैट्रिकुलेट लेवल यानी कि 10th लेवल पे एमटीएस भी करवाती है, और सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे सीपीओ, सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल पे कराती है। तो ये जो सीईटी होगा ये 3 चरणों में, यानी कि 3 लेवल्स पे होगा। ग्रेजुएट लेवल जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो 12th एलिजिबल हैं उनके लिए हायर सेकेंडरी, और जो 10th लेवल पे हैं उनके लिए मैट्रिकुलेट, यानी कि तीनों अलग अलग एग्जाम्स होंगे तीनों स्तर के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। हाउएवर द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसएससी विल रिमेन इन प्लेस। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो नई एजेंसी आ गई है इससे ये जो एजेंसीज हैं, आईबीपीएस यानी बोर्ड हुआ, आरआरबी हुआ, एसएससी, ये कहीं जाने वाले हैं, ये कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, ये अपने स्थान पर ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ प्री टेस्ट ये वाला जो एजेंसी है कराने वाली है। बाकी जो अगली स्टेज टियर 2 या इंटरव्यूज या और भी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट हैं, वो सारे जो अभी भी प्रोसीजर अंडर आएंगे वो इन्हीं बोर्ड्स, इन्हीं एजेंसी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि केवल प्री निकालने के बाद जो ये कंडक्ट कराते हैं अपना स्टेज 2 या टियर 2 जो भी कह लें, तो अभी भी आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी अपने अलग अलग सेपरेट ही कराएंगे। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये जो की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आप बहुत अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द करिकुलम फॉर सीईटी वुड बी कॉमन। देखिए जो पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, पाठ्यक्रम जो होगा सीईटी का वो कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ बहुत सारे डाउट्स आते हैं। अगर हम देखें तो बैंक का जो पैटर्न होता है और एसएससी रेलवेज का जो पैटर्न है वो काफी डिफरेंस है, मतलब उसकी रीजनिंग मैथ्स लेवल में, क्योंकि एसएससी में एडवांस मैथ्स भी आ जाता है, बैंक में एडवांस मैथ्स नहीं आता है। तो अभी तक इसको करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि किस तरीके से पाठ्यक्रम रहने वाला है, क्या रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो होगा वो कॉमन होगा। अब एक कहीं ना कहीं अभी तक जो है सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं, उनको एक उसमें देखा जाएगा कि हाँ एक लेवल पे कहाँ पे आके वो सब कनेक्ट हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग जहां तक है सिलेबस को डिसाइड किया जाएगा। बट अभी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन कॉमन होगा ये क्लियर है। किस लेवल से होगा, किस तरीके के ज्यादा टॉपिक्स होंगे, क्या टॉपिक बैंक के ज्यादा मर्ज होंगे, एसएससी, ये सब अभी भी कुछ भी नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन सेंटर्स वुड बी सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। देखिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि जो एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सब में अलग अलग सेंटर्स होंगे, यानी कि एक सेंटर जरूर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ऐसा बताया गया। ये देखिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे सेंटर्स, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है
ये ऑनलाइन ही होगा। और ऑनलाइन एग्जाम को इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में कराना, इतने सारे सेंटर्स पे कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखते हैं ये चैलेंज आगे किस तरीके से पूरा होता है और क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन ये एक बहुत बेनिफिट की बात है, क्योंकि इससे देखिए बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अगर हम साथ ही साथ थोड़े फायदे और नुकसान की बात करते जाएं, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आता है, जो अपने फाइनेंशियली भी इधर उधर जाने में जिनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उन सब से बचा जाएगा। भीड़ है, लास्ट टाइम में कहीं ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आया, लेट हो गए, कहीं कोई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉर्ट आउट होंगी। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में ही वो एग्जाम दे पाएगा, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट की बात होगी। तो देखा जाए अगर, तो ये जो सीईटी है हम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा ही देने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम ही देखें, बहुत सारे फॉर्म्स जब हम अलग अलग भरते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स में अलग अलग हमें पेमेंट करना पड़ता है। अगर बैंक की ही स्पेशली बात करें, तो बैंक के जो फॉर्म्स होते हैं वो 600 से लेके 800, 1000, 1500 तक के फॉर्म्स फिल किए करवाए जाते हैं। तो उससे हम सब बचेंगे। कॉमन एक टेस्ट होगा, बार बार हमें जो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बार बार ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, उस सब से हमें फ्रीडम मिलेगा और हमारा टाइम सेव होगा, बहुत सारी मनी सेविंग होगी। हमारा मतलब बहुत सारे इसमें जो है, अगर देखा जाए तो बहुत अभी बेनिफिट्स ही हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जिस तरीके से ये जो जितने भी एग्जाम्स हैं जो डिले होते रहते हैं बहुत सारे, उन सब चीजों में ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि बार बार डिले होके एग्जाम्स, एसएससी का आप देख ही रहे हैं हाल, बहुत टाइम से एग्जाम्स डिले डिले डिले, उस सब चीजों से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आगे देखते हैं की पॉइंट्स। द सीईटी स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। देखिए ये जो स्कोर कार्ड की तरह हमें एक तरीके से मिल जाएगा, वो वैलिड होगा 3 साल तक। जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे लेके 3 साल तक वैलिड होगा। आई थिंक ये की पॉइंट यहीं पे हमें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ईच कैंडिडेट विल गेट 2 additional chances to improve their scores. The best of the valid scores shall be deemed to be the current score of the candidate. यहाँ पे देखिए समझते हैं। साल में 2 बार सीईटी होगा, यानी कि हमें बहुत अच्छा चांस है, हर साल में हमें 2 बार सीईटी देने को मिलेगा। और उसमें भी ये जो बात है, द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर्स शैल बी डीम्ड टू बी द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। देखिए मान लीजिए अगर आपके एक सीईटी में 100 नंबर आए और वहीं आपके उसी साल के दूसरे में 110 आए, तो जो कंसीडर होगा वो ऑटोमेटिकली 110 वाला कंसीडर होगा बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर्स, ना कि 100 वाला। और आपके पहले 110 आए और बाद में 100 आए, तो भी आपका जो कंसीडर होगा वो 110 वाला ही कंसीडर होगा। यानी कि साल में जो आपने ये सीईटी दिए, उसमें जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही कंसीडर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। There will be no restriction on the number of the attempts to be taken by a candidate to appear in the CET. It will be subjected to the upper age limit. देखिए यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स हैं उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय द कैंडिडेट। लेकिन हाँ, अपर एज जो लिमिट होगी उसका रेस्ट्रिक्शन होगा। यानी कि अभी देखिए कौन सी एज डिसाइड होगी, क्या होगा, ये अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया, इसके बारे में अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, जो भी एज लिमिट को क्रॉस कर जाएगा वही वो उसको सीईटी को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज वैसे इसके आप मल्टीपल टाइम, जितने भी आप अगर एज से एलिजिबल है, तो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। The next key point, the relaxation in the upper age limit shall be given to the candidates of SC, ST, OBC and other categories as per the extent policy of government. देखिए अपर एज लिमिट का मतलब है कि एक एज लिमिट डिसाइड की जाएगी वो होगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है हमारी, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जिस तरीके से SC, ST, OBC और अदर कैटेगरीज को मिलती हैं। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, एज लिमिट क्या रखी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से छूट मिलेगी, छूट का जो प्रावधान है यानी क्राइटेरिया है, उसकी पॉलिसी है, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन एज लिमिट क्या होगी ये अभी कोई डिसाइड नहीं है। ठीक है।
द नेक्स्ट पॉइंट, द CET विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ भी बहुत एक बड़ा टास्क है। नॉर्मली देखा जाए एसएससी बैंकिंग दो ही इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में होने वाला है, यानी कि 12 लैंग्वेजेस में CET होगा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 12 भाषाओं में एग्जाम को कराना ये अपने आप में खुद एक बड़ा बदलाव और खुद चैलेंज है। देखते हैं इस तरीके के चैलेंजेस किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं एस्पिरेंट्स को और क्या क्या फायदा होने वाले हैं। देखिए फायदे तो बहुत सारे हैं इसके। सिंपली मैंने आपको बताया, मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है, हमारा बहुत सारे दिक्कतों से जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, इनसे छुटकारा है। तो बहुत सारी करप्शन जो है, डिले जो होता है प्रोसेस में, इन सब से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और देखिए ये जो लागू होने वाला है, इस बात को और मैं क्लियर करूंगी कि अभी जो 220 यानी कि 2020 के जो एग्जाम्स हैं जो हो चुके हैं, मतलब डिक्लेयर हो चुके हैं, जिनके फॉर्म्स आ चुके हैं, जो होने वाले हैं, वो सेम ऐसे ही होंगे। ये जो अप्लाई होगा ये होगा 2021 से, यानी कि 2021 से। अभी 2020 के जो एग्जाम्स हैं, आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही तैयारी करते रहिए। और देखिए आपकी तैयारी कोई भी वेस्ट नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो पढ़ाई है वो पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है। रीजनिंग क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, मैथ्स के कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने पे पासिंग मार्क्स होगा, ये अभी किसी भी तरीके की डिक्लेरेशन, किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये जितने भी की पॉइंट्स थे हमारे जानकारी के लिए, हमें जानना जरूरी थे, वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि अभी आपके जो डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेरी करिए। मैं बहुत ही जल्द आपके जितने भी क्वेरीज होंगी उनके रिप्लाई करूंगी, और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको पूरी तरीके से क्लियर करने की पूरी अपनी कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट ऐसी ही किसी जानकारी के साथ, किसी और वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।